everybody, very warm welcome to Vedantu NCERT channel. My name is नवोमिता भट्टाचार्य और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर। और आज हम पता है क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल प्रॉपर्टीज, मतलब कुछ जनरल प्रॉपर्टीज जो पहले सेशन में बच गई थी उसको हम कंप्लीट करने वाले। और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ये हम एकदम आखिरी में पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जाइएगा कहीं नहीं, एकदम आखिरी तक पूरे वीडियो को देखना है, तभी जाके ऐसा हो सकता है कि पूरा मार्क्स हमें एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, तो चलो शुरू करते हैं। ये हमारा लेक्चर 2 है, इसका मतलब है कि लेक्चर 1 हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा हो तो इसी चैनल में आपको मिल जाएगा, देख जरूर लेना। ठीक है, अब बात आती है कि इस पढ़े क्यों इस चैप्टर को, है ना? इस चैप्टर को पढ़ने से मिलेगा क्या? देखो, ऐसा है कि इस चैप्टर पे 2018 से 2022 तक इसके 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रखे हैं बोर्ड्स में। लेकिन इस बार सीबीएसई ने क्या किया है कि इस पे एक और मार्क्स बढ़ा दिया गया है। तो 7 मार्क के लिए तो भाई पढ़ना पड़ेगा ना। 7 मार्क तो पास और फेल का अंतर हो जाता है। ठीक है, तो 7 मार्क्स बहुत ज्यादा होता है, इसको हम लूज नहीं करेंगे और 7 मार्क्स के लिए इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर को या फिर इस वीडियो को देखने से आपको क्या क्या पता चलेगा, देखो, या फिर क्या क्या मिलेगा वो मैं बता देती हूँ। आप जो है आप अपने कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर कर पाएंगे, यू विल बी एबल टू एक्सेल इन बोर्ड एग्जाम। और मैं एक और चीज बता देती हूँ कि देखो, ये सारा जो है ना एनसीईआरटी को पढ़ना एकदम बेसिक फंडामेंटल होता है। मतलब यहां अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप देते हो, जेई, नीट, ईएम सेट, बिट सेट, जो भी एग्जाम में आप बैठते हो, उन सबका बेसिक है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी तो हमारा बाइबल है और हमें पढ़ना ही पड़ेगा, है ना? और जैसा कि मैंने कहा, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट का पूरा प्रिपरेशन विथ रिएक्शंस हम पढ़ने वाले। और जनरल प्रॉपर्टीज में ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो काफी कंफ्यूजिंग लगता है और समझ नहीं आता। उस चीज को मैं थोड़ा और आसान से आपको पढ़ाने वाली हूं। साथ साथ में ऐसे भी कुछ बोर्ड एग्जाम में आए हुए सवाल, सैंपल पेपर्स में आए हुए सवाल, उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले। तो ज्यादा लेट नहीं करते, शुरू में बता देती हूँ कि पिछले सेशन में जो है हम लोगों ने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा और ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या फर्क होता है उसके बारे में भी हमने पढ़ा। इसके अलावा उनके जो जनरल प्रॉपर्टीज थे जिनको हमने बहुत अच्छे से डिटेल्ड वे में स्टडी करी है, वो हमारा था एटॉमिक रेडियस के बारे में हमने पढ़ा था, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना? और उन मेटल्स का जैसा होता है ना जो हम छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई डेंसिटी एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब वगैरह वगैरह देखा था। इसके अलावा एक और चीज जो हमने देखी थी कि उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना? याद होगा। और जैसे बीच में आता है, जैसे मैंगनीज हैज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि ये दिखा सकता है, ये शो कर सकता है, शो ऑफ कर सकता है बेसिकली +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके पास NS और N-1d ऑर्बिटल्स, दोनों की एनर्जी गैप इतनी कम होती है कि सारे के सारे कहते हैं कि भाई हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, हमें भी ले लो केमिकल रिएक्शन में, हमें भी ले लो। तो ये सारे के सारे एक साथ इकट्ठे होकर जो है पार्टिसिपेट करते हैं, जिस वजह से देखते हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलता है। और उसके एक्सेप्शंस के बारे में भी हमने बात करी थी, तो नहीं देखा है तो प्लीज यार जाके देख लेना। ठीक है, चलो अब ज्यादा लेट नहीं करते और शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्या है? ये कैसी चीज है? नाम सुन के तो लग रहा है कि भाई कुछ भयंकर कॉन्सेप्ट है, बट ऐसा नहीं है। देखो समझते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है किसी भी मेटल का एक आयन +2 स्टेट में, जो मतलब जिसने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने गवा दिए और एक्वस सोल्यूशन में बैठा है, उस आयन की क्या टेंडेंसी है कि वो सॉलिड फॉर्म में चले जाए, इसी को कहता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जरा इसको मैं लिख के बताती हूं तो शायद और अच्छे से समझ आए। आप देखो, है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है M का मतलब मेटल मान लेते हैं। ठीक है, अब मेटल जो है वो +2 स्टेट में है, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे गए और ये एक्वस फॉर्म में बैठा है, मतलब पानी के साथ मिला हुआ है। अब इसकी टेंडेंसी क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन पा के ये M बन जाएगा सॉलिड स्टेट में। इस टेंडेंसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो छोटू सा रिएक्शन है मैम, इसको पढ़ने के लिए इतना क्या? अब इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, इसको समझने के लिए हम इसका उल्टा लिखते हैं। ठीक है, इसका हम उल्टा लिख लेते हैं। ये जो रिएक्शन हुआ इसका सीधा सीधा एकदम ऐसे उल्टा कर देते हैं। तो जब हम उल्टा करेंगे, अब इसको मैं येलो कलर या ग्रीन कलर से लिखती हूँ, ग्रीन से लिखती हूँ ताकि आप लोगों को फर्क समझ आए। ठीक है, तो ये देखो M लिखा मैंने, सॉलिड फॉर्म में है ये। ठीक है,
अब इसको अगर हम एक्वस फॉर्म में लेके जाएंगे तो हमारे पास रहेगा M2 प्लस एक्वस, और जरूर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घट गए होंगे, है ना, तभी जाके ये बना होगा। एकदम एकदम इसका मैंने उल्टा लिख लिया यहाँ पे। अब एक बात बताओ, मेटल सॉलिड फॉर्म में है, इसको सबसे पहले मुझे यहां से यहां तक लाने में इतना आसान नहीं है, ऐसे सीधे सीधे ये नहीं पहुंच जाएगा। ऐसे एम सॉलिड से ये सीधे सीधे जो है M2 प्लस एक्वस स्टेट में बिल्कुल नहीं पहुंच जाएगा। इसके लिए कुछ प्रोसेसेस होती है जो हमें करना पड़ेगा ताकि वहां तक पहुंचे। तो क्या प्रोसेस करेंगे भाई? सॉलिड फॉर्म में इसको हमें गैसियस में लेके जाना है सबसे पहले तो, ठीक है। गैसियस स्टेट में लेके जाने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि हमें इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो चलो मैं यहां पे लिख लेती हूं डेल्टा H सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है। मैं इस मेटल को जो है सब्लिमेशन एनर्जी दूंगी ताकि ये M गैसियस स्टेट पे पहुंचे, है ना, ठीक है। अब ये गैसियस स्टेट से इसको मुझे लेके जाना है M2 प्लस पे, ठीक है। मुझे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है हटाने हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स हटाने का क्या प्रोसेस होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। याद होगा, किसी एटम से किसी चीज को लेने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए आपको कुछ देना पड़ता है। क्या देंगे हम? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा रहे हैं ना, तो IE1 मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी 1 रहेगा, प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 2 भी हमें देना पड़ेगा ताकि हम 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाए। तो क्या ये एक्वस स्टेट पे आ चुका है? अब ये आया हुआ है बच्चों गैसियस स्टेट पे ही है, ये अभी भी गैसियस स्टेट पे है। अब इसको गैसियस स्टेट से अगर मुझे इसको एक्वस फॉर्म में लेना है तो यहां पे जो है हाइड्रेशन एनर्जी इसको रिलीज करनी पड़ेगी, है ना। हाइड्रेशन एनर्जी इसको रिलीज करनी पड़ेगी तभी जाके ये एक्वस स्टेट पे आएगा। तो ये होता है पूरा प्रोसेस, ये होता है पूरा प्रोसेस। इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमारे पास 3 चीजें यहां पे आती है। एक तो होता है सब्लिमेशन एनर्जी, दूसरा होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, और तीसरा होता है हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। ये 3 चीजों को ऐड करने के बाद, समेशन करने के बाद हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलता है। करेक्ट? इतना समझ आ गया? ठीक है। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के वैल्यूज को जरा देखते हैं, ठीक है। वैल्यूज को देखो, टाइटेनियम के लिए -1.63, वेनेडियम के लिए -1.18, क्रोमियम के लिए -0.90, मैंगनीज के लिए -1.18, आयरन के लिए -0.44, -0.28, -0.25। यहां पे हमारा एक पॉजिटिव आता है 0.34 और -0.76। आप बोलोगे कि ये क्या नंबर बता रहे हो मैम, है ना। अच्छा, जरा इन नंबर्स को ध्यान से देखो, आपको कोई ट्रेंड नजर आ रहा है? ऐसा हम कह सकते हैं कि हाँ मैम विथ टाइम ये बढ़ रहा है, मैम विथ एटम्स जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है, या ये घट रहा है, ऐसा कुछ कह सकते हैं हम? नहीं, ये तो बहुत ही रैंडम सा नंबर है ना, बहुत ही रैंडम सा नंबर नहीं दिख रहा। कोई वो नहीं है, कोई रिश्ता नाता कुछ नहीं है एक के दूसरे से, सब अपने हिसाब से जब मर्जी तब बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? और यहां पे लिखा भी हुआ है कि नो रेगुलर ट्रेंड इन द E0 M2 प्लस बाय M वैल्यूज। Why is there no regular trend? Let's understand this. देखो, हमने जो है पहले ही पढ़ लिया था कि ऐसा है कि हाँ, इन जनरल टर्म्स में जब हम बात करते तो हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है लेफ्ट टू राइट जाते हुए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो ट्रेंड इतना आसान नहीं है। वो जनरल टर्म्स में हम बोल लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन केस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी या सब्लिमेशन एनर्जी फॉर दीज मेटल्स। और क्योंकि सब्लिमेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी ही सीधे सीधे नहीं चल पाता, वो इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा चलता है, तो क्या हो जाता है कि ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसकी भी वैल्यू जो है वो टेढ़ा मेढ़ा ही बन जाता है। अब ये समझो कि 2 अनट्रेंडी चीजों को अगर आप मिला दोगे तो क्या आप ट्रेंडी बन जाओगे? नहीं हो सकता ना। अब देखो भाई, लाल पैंट और येलो शर्ट, है ना, पीला शर्ट किसी भी ट्रेंड में आया हुआ है? कभी भी किसी फैशन शो में देखा है कि अरे सब लोग पीले शर्ट पहन के आ गए, या फिर लाल पैंट ही पहन रहे लोग? ये तो कभी फैशन में आया ही नहीं ना, है ना, है कि नहीं? अब बताओ, अगर मैं यहाँ पे लाल पैंट और पीला शर्ट पहन के आ जाऊं पढ़ाने के लिए, तो आप बच्चे क्या बोलोगे कि मैम आप तो टीचर कम जोकर ज्यादा लग रहे हो, है ना। तो 2 अनट्रेंडी चीजों को मिलाऊंगी तो अनट्रेंडी ही रहेगा ना, वो ट्रेंडी तो हो ही नहीं सकता। और ठीक इसी तरह
because ionization energy and sublimation energy does not have regular trends. ये लिख लेते हैं, ठीक है, because ionization energy and sublimation energy and sublimation energy does not have regular trends, standard electrode potential doesn't either. है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की भी एक रेगुलर ट्रेंड वैल्यूज नहीं मिलती हमें, ठीक है, ये समझ आ गया, ग्रेट। आगे बढ़ते हुए, अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉपर का यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है वैल्यू, है ना, कॉपर का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा क्यों? और ये बच्चा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार कई सैंपल पेपर्स में और पुराने जो भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे उसमें भी आपको ना ये दिख जाएगा कि ये सवाल के बारे में ना इन्होंने पूछ लिया हुआ है, ठीक है, ये सवाल ये अक्सर पूछ लेते हैं कि बताओ यार कॉपर का जो है पॉजिटिव क्यों है। चलो इसको समझते हैं। अभी मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में 3 एनर्जीज यहाँ पे ऐड होती है, सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, जो कि खुद निकालता है एटम, खुद रिलीज करता है ना, जबकि सब्लिमेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी हम देते हैं, हम प्रोवाइड करवाते हैं, और हाइड्रेशन एंथैल्पी ये खुद रिलीज करता है। अब कॉपर के टाइम पे क्या होता है कि Cu2+ जो है ना उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ना काफी कम है, हाइड्रेशन एंथैल्पी काफी कम है। तो हमने हमेशा से पढ़ा है कि एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड, और एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, कभी क्रिएट नहीं होती, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है। तो एनर्जी का झोल नहीं होना चाहिए ना, एनर्जी तो बढ़िया सा रहना चाहिए, मतलब अगर ये आया तो ये इतना ट्रांसफॉर्म भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं खो गया। एनर्जी कभी खोता थोड़ी ऐसे, ट्रांसफॉर्म हो जाता है ना, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो बस इतनी सी बात है। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में यहाँ पे क्या होता है कि सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी जो हमने प्रोवाइड करी वो काफी ज्यादा थी, लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी जो इन्होंने रिलीज करी वो ज्यादा नहीं थी, है ना, वो ज्यादा नहीं थी। तो ऐसा होता है कि ये जो है ना ये बेसिकली मानो कि कॉम्पेंसेशन अच्छे से नहीं हुआ, ठीक है, मतलब यहाँ पे झोल बन गया, एनर्जीज का ही झोल बन गया। तो कॉपर ने कहा नहीं यार मन नहीं कर रहा मेरा, मैं तो जा रहा हूँ सॉलिड फॉर्म में। तो कॉपर निकल जाता है, कहता है वो सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा और चला जाता है। तो इसको हम इंग्लिश में लिखे कैसे? अब एग्जाम में आ गया तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, ये झोल थोड़ी लिख सकते हैं हम, नहीं लिख सकते ना। तो चलो ये समझ लेते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे the ionization energy, and the sublimation energy are not well compensated, for by the hydration energy, ठीक है। और यही है उसका रीजन कि कॉपर की टेंडेंसी होती है कि वो Cu2+ एक्वस से Cus में चले जाए, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में वो चले जाए, ठीक है, इसीलिए इसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है, पॉजिटिव E0 वैल्यू होती है। आगे बढ़ते हैं। अब आप अगर ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो है मैंगनीज, फिर आपका देखिए निकल और आपका ये जिंक, इनकी वैल्यू थोड़ी और ही ज्यादा उटपटांग लग रही है यहाँ पे, है ना, इनकी वैल्यू थोड़ी और वियर्ड लग रही है, दे मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड। व्हाई सो? अब इनका अगर मैं आपको ये दिखाऊं ना, ये देखो इनकी जो ग्राफ होती है, ग्राफ कुछ इस तरह से बनती है, और ग्राफ में आप देख सकते हो कि ये रहा हमारा मैंगनीज, है ना, मैंगनीज में देखो नेगेटिव बन रहा है, ठीक है।
फिर आप निकल का देखो, निकल भी जो है यहाँ पे डिप आया निकल पे, और फिर देखो जिंक पे, ओ भाई साहब काफी नीचे आ गया ये, है ना? क्यों? इसी चीज को समझते हैं, चलो ठीक है। अब होता क्या है कि देखो Mn, ठीक है, Mn ध्यान से देखना, Mn की जो है एटॉमिक नंबर क्या होती है 25, है ना? 25 होती है। अब 25 का मतलब है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, है ना? तो मैं 4s2 3d5 लिख लेती हूँ, 4s2 3d5, ये होती है मैंगनीज की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब ये एक्वस सोल्यूशन में रहेगा तो इसकी क्या होगी, इसकी होगी +2 स्टेट में। +2 स्टेट में जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 3d5। अब 3d5 हम लोगों ने पढ़ा है कि हाफ फिल्ड है, डी के पास कैपेसिटी है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, लेकिन इन्होंने 5 इलेक्ट्रॉन रख रखी है, और 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर इन्होंने रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी आ गई इनके पास। और हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी से कोई चाहेगा क्या कि स्टेबल जॉब छोड़ के कोई एक उटपटांग सी जॉब पकड़ लेता हूं, अनलेस यू हैव अ लॉट ऑफ पैशन। हाँ, अब मैंगनीज के पास इतना पैशन थोड़ी है कि मैं सॉलिड में बदल जाता हूं, नहीं है कोई पैशन, कोई पैशन नहीं है। इन्होंने कहा कि Mn+2 है, 3d5 है, भाई हाफ फिल्ड, मैं तो खुश हूं, मैं इसके आगे कुछ करना ही नहीं चाहता, मैं खुश हूं यहाँ पे, तो बस हाफ फिल्ड में ये खुश हो जाते हैं। और ठीक इसी तरह अगर आप Zn का देखोगे तो जिंक की क्या होती है, जिंक की एटॉमिक नंबर होती है 30, इसका मतलब है कि वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना? उसके बाद क्या होगा 4s2 3d10, इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d10। तो जाहिर सी बात है अगर Zn+2 स्टेट पे आया तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 3d10। अभी मैंने कहा है कि डी के पास कैपेसिटी है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, और इन्होंने 10 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो इसका मतलब है इनके पास आ जाता है फुल्ली फिल्ड स्टेबिलिटी, है ना? इनका पूरा जो है फिल्ड है और इनके पास स्टेबिलिटी भी है, फुल्ली फिल्ड स्टेबिलिटी आ गई इनके सामने। तो ये दोनों तो इस वजह से देखो ये नेगेटिव है और ये जाना ही नहीं चाहते अपने सॉलिड फॉर्म में। ये कहते हैं कि हम खुश हैं यहाँ पे, हम +2 स्टेट पे बहुत खुश हैं, हमें नहीं चाहिए सॉलिड स्टेट। तो बस ये इनका रीजन हो गया। और निकल की क्या होती है कि निकल हैज इवन मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी, है ना? निकल की क्या होती है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वही नेगेटिव है। तो निकल भी कहता है कि नहीं बढ़िया है, यहाँ तो मतलब हाइड्रेशन भी अच्छा खासा मिल रहा है, तो मैं तो खुश हूं। तो निकल भी नहीं जाना चाहता, है ना? तो निकल भी नहीं जाना चाहता। अब चलो इस चीज को हम लिख भी लेते हैं, ठीक है? अब चलो इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है? निकल हैज हायर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। चलो, तो मैंने क्या बोला है कि इनके पास देखो Mn, इसको हम यहां पे अच्छे से और लिखते हैं, ठीक है? तो Mn एंड जिंक एंड Zn they attain, हाँ attain लिखते हैं, ठीक है? they attain half filled and fully filled stability, half filled and fully filled stability, ठीक है? इस वजह से इनकी वैल्यू नेगेटिव होती है। और निकल हैज हायर नेगेटिव एंथैल्पी, ठीक है? हायर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी, हायर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन, तो इतनी ज्यादा हाइड्रेशन मिल रही है कि ये भी खुश है, मतलब इट्स ऑल वेल कॉम्पेंसेटेड फॉर, ठीक है? हाइड्रेशन एंथैल्पी, और इसीलिए ये भी जो है ये खुश है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा रीजन। अगर ये आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको यही आंसर जो है ये लिखना है, बस इसमें आप D5 और D10 जो है वो भी आप ऐड कर देना, जो कि मैंने यहाँ आगे वाले स्लाइड पे लिखा हुआ है, ठीक है? आप इसको यहां से लेके यहां तक आप इसको पूरा एक्सप्लेन कर देना, आपका पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलो। अब हमारे पास आता है एक और, कुछ ऐसे रीजंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? कि ये क्यों आप बताओ, ये क्यों आप बताओ, आपको ऐसे रीजंस बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है? तो जैसे यहां पे देखो लिखा हुआ है कि Sc3+, Sc2+,
ठीक है, Sc3+ से Sc2+ तक की जो ट्रेंड है वो देखोगे कि लोवेस्ट ई नॉट होती है, ई नॉट वैल्यू जो होती है वो लोवेस्ट होती है। क्यों? एक और बार देख लो बच्चा, देखो यहाँ पे था कि M2+ से इसको M में जाना था, यहाँ पे जो है M3+ से M2+ में जाना है ना, तो इसकी लोवेस्ट ई नॉट वैल्यू क्यों होती है? अब देखो ध्यान से, ठीक है, स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, या फिर एटॉमिक नंबर चलो बता देते हैं पहले। Sc स्कैंडियम की एटॉमिक नंबर होती है 21, जिसका मतलब है इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होगा 4s2 3d1। अब देखो अगर ये +2 स्टेट में रहे, ठीक है, अगर Sc +2 स्टेट में रहे तो इनके पास रहेगा 3d1, है ना, 3d1। और अगर Sc +3 स्टेट में रहे तो इनका बन जाता है 4s0 3d0, और इनके पास एक नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाती है, ठीक है। स्कैंडियम क्या करता है कि +2 स्टेट में चलो 3d1 होता है और +3 स्टेट में 4s0 3d0, मतलब इसके पास एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है तो वो बहुत ही स्टेबल हो जाता है वहां पे, है ना, बहुत ही स्टेबल हो जाता है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे ई नॉट वैल्यू लोवेस्ट ही आएगी ना, ई नॉट वैल्यू लो ही रहेगी वहां पे, क्योंकि इन्होंने तो यहाँ पे देखो ना 4s0 3d0 और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा ली, तो ये क्यों ही करेंगे, ये क्यों ही करेंगे। इनको आप एक इलेक्ट्रॉन दे भी दो तो ये कहेंगे कि अच्छा ठीक है, ओके फाइन, चलेगा मेरे को, है ना, ये ज्यादा चूचा नहीं करेंगे, ये कहेंगे कि ठीक है चलेगा, whatever suits you, आई एम फाइन विथ इट, है ना। तो दिस इज व्हाट हैपेंस विद स्कैंडियम, जिसके वजह से यहाँ पे लोवेस्ट ई नॉट वैल्यू हमें दिखती है, ठीक है, ऑलराइट, ओके। चलो अब क्या होता है, मतलब Sc+2 में जो है, +2 स्टेट में ये थोड़ा अनस्टेबल होता है, लेकिन +3 स्टेट में इट इज मोर स्टेबल। चलो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में ये भी लिख देती हूँ कि मोर स्टेबल, ठीक है, मोर स्टेबल ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा अनस्टेबल रहता है, तो इसी वजह से यहाँ पे हमें लोवेस्ट ई नॉट वैल्यू दिखती है। इसका मतलब टेंडेंसी कम है, टेंडेंसी बहुत ही कम होती है, ठीक है। अब देखो Zn3+ और Zn2+ हाईएस्ट ई नॉट वैल्यू, ये भी देखना जरूरी है, ठीक है। देखो Zn की अभी हम लोगों ने बात करी थी, Zn की एटॉमिक नंबर है 30 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d10, करेक्ट, ठीक है। अब Zn को अगर हम +2 स्टेट में लेके जाते हैं तो Zn का बनता है 3d10, जो कि बंदा बहुत खुश है यहाँ पे। लेकिन अगर हमने Zn को रखा +3 स्टेट में, देखो कितना अनस्टेबल बन जाएगा, D9। क्या ये D10 अपने D10 को छोड़ के क्या ये एक और इलेक्ट्रॉन गवा के 3d9 बनना चाहेगा? पॉसिबल ही नहीं है, नहीं बनना चाहेगा। तो दिस विल बिकम अनस्टेबल, है ना, दिस विल बिकम अनस्टेबल, और इसीलिए जो है Zn नहीं चाहता है कि वो +3 स्टेट पे जाए, जबकि स्कैंडियम के केस में क्या था कि ये जाना चाहता था +3 स्टेट में, ठीक है। सेम थिंग, वही चीज है कि इसमें ये स्टेबल रह गया, इसमें ये अनस्टेबल बन गया, तो बस इसको जो है ये नहीं जाना चाहता, तो इसीलिए हाईएस्ट ई नॉट वैल्यू हो जाती है, इसकी लोवेस्ट हो जाती है, ठीक है। दो और रीजन ऐसे देख लेते हैं, Mn3+ Mn2+ हाई ई नॉट वैल्यू, ये भी देख लो, ठीक है। Mn मैंगनीज का अभी बताया मैंने 25 है एटॉमिक नंबर, और इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 4s2 3d5। अब देखो Mn +2 स्टेट में क्या करता है, Mn अपने +2 स्टेट में बन जाएगा 3d5, जबकि Mn को अगर हम +3 स्टेट में लिखेंगे तो +3 स्टेट में ये बन जाता है 3d4। क्या ये +2 3d5 स्टेबल से ये अनस्टेबल की तरफ जाना चाहेगा? जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा, है ना। यहां से यहां तक का जो इसका रास्ता है ये नहीं ये नापना चाहेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल की तरफ जा रहा है, जबकि यहां पे ये खुश है, यहां पे ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स लेके, ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके बहुत खुश है। तो अगर आप इसको चेंज करने जाओगे, इसको अगर आप चेंज करने जाओगे तो आपको ऑब्वियसली हाई ई नॉट वैल्यू, मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा हमारी खर्च हो जाएगी, ठीक है, ऑलराइट। अब सेम चीज देखो Fe3+ और Fe2+ का देखो बड़ा ही लो ई नॉट वैल्यू होता है, ये भी समझ लेते हैं, ठीक है।
Fe क्या है, 26 है इसकी एटॉमिक नंबर, हाँ ऑल राइट। तो इसका मतलब है कि 4s2 3d6 हो गया। अब देखो Fe को अगर हम +2 स्टेट पे रखते हैं तो ये बनता है 3d6, और अगर हम Fe को रखते हैं +3 स्टेट में तो ये इसको मिल जाता है एक स्टेबल हाफ फिल्ड, तो 3d5। तो Fe मतलब आयरन चाहता है कि ये +2 से +3 पे चले जाए, है ना, ये चाहता है कि +2 से +3 पे चले जाए ताकि ये खुश रह पाए वहां पे। 3d5 जो है, 3d5 इसके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, ये अपने हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी को लेके बहुत खुश हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे वैल्यू हो जाती है लो E0। समझ आ गया सब लोगों को? ठीक है बच्चा, ग्रेट। आगे बढ़ते हुए अब एक जरा बोर्ड में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है इनको एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है, क्या कहते हो, देख लेते हैं। चलो प्रैक्टिस टाइम है हमारा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ सवाल आए हैं, देखो YMN+2, और ये सवाल जो है आया हुआ है ना, CBSE 2022 में ये सवाल आया हुआ है। तो देखो YMN+2 is much more resistant than Fe+2 towards oxidation. Same thing, Mn+2 स्टेट में क्या होता है, Mn अपने +2 स्टेट पे बनता है 3d5 हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये तो हमें पता ही है, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी, है ना। और Fe+2 को अगर आप देखोगे तो Fe+2 क्या करता है, Fe+2 के पास होता है 3d6, ठीक है। तो Fe+2 wants to give away another electron to attain half field stability. To attain half filled stability, okay, whereas Mn at +2 state is already stable, है ना बच्चा लोग, ठीक है, ये भी हमें समझ आ गया है, ठीक है। और ये सारा मैं लिख के दे रही हूँ, तो आपको जो है PDF जब मिल जाएगा आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं और आप सीधे आंसर भी लिख सकते हैं एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हुए, अच्छा इसका सोल्यूशन मैंने पहले वाले स्लाइड में लिख दिया, तो ये खाली रहेगा, लेकिन कोई ना, सोल्यूशन आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अब हम जरा देखते हैं ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी तक हम +2 पढ़ रहे थे, बट अब जरा देखो कि इनके पास ना +4 +5 +6 ये सब भी आने वाला है, तो इस पे जरा गौर फरमाए। देखिए टाइटेनियम क्या करता है कि यहाँ पे आके इसको एक अच्छा सा स्टेबिलिटी मिलता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट +4 स्टेट में। वेनेडियम को देखिए +5 पे खुश है, क्रोमियम को देखिए +6 पे खुश है, लेकिन Mn यहाँ पे F4 पे खुश है, FeX3। अब एक और चीज नोटिस करना, कोबाल्ट तक जो है ये ट्राई हैलाइड बन रहे हैं। ट्राई हैलाइड मतलब, हैलाइड क्या होता है, हैलाइड मतलब होता है ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे होते हैं हैलाइड्स, ठीक है, हैलोजन ग्रुप। अब ट्राई हैलाइड मतलब 3 हैलाइड एक साथ है, कोबाल्ट के साथ 3 हैलाइड है, आयरन के साथ 3 हैलाइड है, मैंगनीज के साथ 3 हैलाइड है, ट्राई हैलाइड, 3 हैलाइड ट्राई हैलाइड, ठीक है, ऑलराइट। तो कोबाल्ट के बाद यहाँ पे और कोई जो मेटल है वो ट्राई हैलाइड बनता ही नहीं है, वो ट्राई हैलाइड बनाता ही नहीं है, बस कोबाल्ट तक, यहां तक आपका ट्राई हैलाइड बनता है, उसके बाद ट्राई हैलाइड बनता नहीं है, ठीक है, ये हम लोगों ने नोटिस कर लिया। अब एक और चीज देखना, मैंगनीज, देखो मैंगनीज का हम लोगों ने पढ़ा है ना, मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाता है, लेकिन यहां पे 4 में ही हार मान गया, कहता बस और नहीं, +4 स्टेट पर मैं खुश हूं। क्यों? तो ये हमें पता है कि मैंगनीज जो है सिंपल हैलाइड में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लेता, ठीक है। Mn, ठीक है, Mn डज नॉट गो फॉर
does not go for higher oxidation state with simple halide. With simple halide. लेकिन but MnO3F exists. देखो, जब ये फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ, 3 ऑक्सीजन के साथ मैंगनीज के साथ जुड़ जाता है तो इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है और वहां पे ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंच सकता है. लेकिन जब सिंपल हैलाइड की बात होती है, मतलब Mn सिर्फ फ्लोरीन के साथ, Mn सिर्फ क्लोरीन के साथ, तब जो है ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक नहीं जाता, ये +4 तक में खुश हो जाता है. ठीक है, ऑलराइट एवरीबॉडी, अंडरस्टूड. अच्छा, ये जो है इतनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स कहां से आ रही है फ्लोरीन के साथ? देखो, फ्लोरीन इज वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और फ्लोरीन के पास वो कैपेसिटी होती है कि कोई भी चीज अगर यहां है तो वो उसको और ऊपर लेके चला जाएगा. तो फ्लोरीन यही करता है, वो उनको और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे लेके जाता है और वहां पे जाके उसको स्टेबिलिटी दिला देता है. तो बस ये सारे ने जो है बड़ा ही बहुत बड़े बड़े नंबर्स पे इन्होंने अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पा ली है फ्लोरीन के साथ, है ना, या फिर हैलाइड के साथ पा ली है. ठीक है, सिवाय मैंगनीज के. ठीक है, इतना समझ आ गया हम लोगों को? ग्रेट. अब ये हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये भी हमारे पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर में हम लोगों ने देखा है. ठीक है, तो ऑल Cu2 हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट द आयोडाइड. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों पता है? चलो मैं बता देती हूँ. यहाँ पे क्या होता है कि Cu+2 जो है ना, ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है I- को, I-2 व्हाट, I-2 I2. ठीक है, I- को जो है I2 में ये कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, I2 में ये कन्वर्ट कर देता है. तो मतलब ऐसा कुछ होता है रिएक्शन 2Cu2 प्लस 4I जब रिएक्ट करेंगे तो ये बनता है Cu2 I2 प्लस I2. ठीक है, ऑलराइट, आ गया समझ हमें? ठीक है, तो ये बन जाता है. अब देखो दूसरा, कॉपर 1 का मतलब है आपके पास है Cu+. ठीक है, ये कंपाउंड्स जो होते हैं ये काफी अनस्टेबल होते हैं एक्वस सोल्यूशन में, पानी में मिलाओ तो ये काफी अनस्टेबल होते हैं और ये अंडरगो करते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ठीक है, दे अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन. अब ऐसा क्यों? Cu+ में क्या होता है कि एक आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला ना आपने, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जरूरी है. ठीक है, एप्लीकेबल है बोल सकते हैं. लेकिन बट Cu2+, in case of Cu2+, what happens? Second ionization energy is much higher. ठीक है, second ionization energy हमेशा ही ज्यादा हाई होती है ना. Second ionization energy is higher, which is compensated by, अब ये जो है ये चीज, ये second ionization energy जो है is compensated by the negative enthalpy also. Okay, it is compensated by the more negative hydration enthalpy. ठीक है, is higher and it is well compensated by higher हाइड्रेशन एंथैल्पी. ठीक है जी, बाय हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी. बस ये होता है हमारा आंसर और इसीलिए Cu के कंपाउंड्स क्या करते हैं, वो अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन करते हैं. तो यहाँ पे ये भी लिख देते हैं कि ये अनस्टेबल है ना, ये अनस्टेबल है. वैसे तो मैंने कॉमा लिखा हुआ है तो आपको समझ जाएगा वैसे भी. ठीक है, तो आपको ये चीज जो है लिखना है. ठीक है, ये चीज आपको लिखना है. ये जरा साफ से लिख देती हूँ मैं, हो सकता है कि फिर आपको समझ ना आए एग्जाम टाइम पे, है ना. अनस्टेबल. ठीक है, ऑलराइट,
चलो आगे बढ़ते हुए अब आप ये देखो कि ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि मैंने बताया था कि मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाता है और ये चीज हमें यहाँ पे साफ दिखने को मिल रही है। ये देखो मैंगनीज कैसे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पे बहुत ही खुश है ना। क्रोमियम को अच्छा एक और चीज यहाँ पे नोटिस करना, जो ग्रुप है उसी के साथ साथ उनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी वही वाला स्टेबल है ज्यादा। देखो स्कैंडियम ग्रुप 3 में है, ये देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। टाइटेनियम ग्रुप 4 में है, ये देखो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। वेनेडियम ग्रुप 5 में है, ये देखो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप 6 में क्रोमियम है, ये देखो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये देखो ग्रुप 7 में मैंगनीज है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन उसके बाद और फॉलो नहीं करता। मैंगनीज तक जो ग्रुप है वही ग्रुप इनके वही ग्रुप नंबर जो है उनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, ठीक है। लेकिन इसके बाद मैंगनीज के बाद आपको ये चीज जो है ये नजर नहीं आएगा, ठीक है। ये हमें समझ आ गया है बच्चा लोग, ठीक है। चल आगे बढ़ते हुए अब ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है, हाँ ये तो हो गया Mn4। इसको लाल से नहीं लिखेंगे हम, इसको हम व्हाइट से लिखेंगे। देखो ध्यान से देखना यहां पे, हाँ ये होता है हमारा MnF4। मैंने Mn4 बोला था ना, गलत बोला था, MnF4, ठीक है। और ये हमारा होता है Mn2O7, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक बात बताओ, ये ऑक्सीजन जो है ना, ये ऑक्सीजन कैसे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पे लेके चला गया? फ्लोरीन क्यों नहीं ले जा पाया? वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन जो है मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। ऑक्सीजन क्या कर सकता है? मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन सुपीरियर हो जाता है फ्लोरीन से। इस वक्त, इस टाइम पे, इस केस पे क्या होता है, देखो oxygen can form multiple bonds, which is why it becomes superior than fluorine, ठीक है। Oxygen has the ability to form multiple bonds, which is why it becomes superior, okay, to form multiple bonds, which is why it is superior। ठीक है जी, आ गया समझ हम लोगों को ये भी चीज? अमेजिंग, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हुए, ओ माय गॉड ये क्या है? केमिकल रिएक्टिविटी अभी हम पढ़ने वाले हैं। चलो केमिकल रिएक्टिविटी हम समझ लेते हैं। देखो ये टाइटेनियम और वेनेडियम पे एक स्क्वायर लगा हुआ है और Cu पे एक स्क्वायर लगा हुआ है। ये क्या, Cu पे गोला लगा हुआ है, क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो एक चीज समझ लेना कि एक्सेप्ट कॉपर, है ना, एक्सेप्ट कॉपर, ऑल आर रिलेटिवली मोर रिएक्टिव विथ 1 मोल ऑफ एसिड। एक्सेप्ट दिस, ये लिख लेते हैं यहां पे, ठीक है। एक्सेप्ट दिस, ऑल आर रिलेटिवली more reactive with 1MH प्लस, ठीक है। इसीलिए यहां पे गोला लगा हुआ है। और टाइटेनियम और वेनेडियम का क्या? टाइटेनियम और वेनेडियम का है कि दे पैसिव टू डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट रूम टेम्परेचर। क्या कहा मैंने? पैसिव to dilute non-oxidizing agent, ठीक है, non-oxidizing agent at room temperature। मतलब रूम टेम्परेचर में अगर कोई डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनको मिल गया तो ये एक्टिव ही नहीं रहेंगे, पैसिव रहेंगे। क्या हमारा क्या जा रहा है? तुम आए हो, हमारा क्या जा रहा है? हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ जैसे पहले बैठे थे वैसे बैठे हुए। और ये जो है ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, ये भी हम लोगों को पता है ना। ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, ये भी हम लोगों को पता है। कॉपर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, है ना। जैसे कि H2SO4 वगैरह के साथ ये रिएक्ट करता है, लेकिन HCl के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। ये हमने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि नहीं बच्चा?
ठीक है, चलो तो इतना हमें समझ आ गया। आगे बढ़ते हुए अब देखो Mn3 प्लस CO3 प्लस और Ti2 प्लस V2 प्लस Cr2 प्लस, इसका क्या माजरा है, इसमें से क्या समझना है हमें, इसमें से हम लोगों को क्या समझना है, चलो ये भी मैं बता देती हूँ। देखो Mn3 प्लस और CO3 प्लस जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। ये दोनों जो है ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट in aqueous solution, in aqueous solution, है ना जी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि Mn+3 में थोड़े रहना चाहता है, वो तो +2 में जाना चाहता है ना। Mn क्या करता है, Mn तो +2 में जाना चाहता है, और ठीक इसी तरह कोबाल्ट को जो है उसको भी जो है +2 में रहना ज्यादा पसंद है, ठीक है। और आप देखो, आप Ti2 प्लस V2 प्लस और Cr3 प्लस की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, ये है हमारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चा। कैसे, देखो Ti क्या करता है, Ti जाना चाहता है अपने +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, V2 जाना चाहता है अपने +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, है ना। एक सेकंड, जरा सा साफ लिखते हैं, ठीक है, जरा सा साफ लिखते हैं, यहां पे थोड़ी सी गलती हो गई तो ये आ गए। हाँ, वेनेडियम क्या करता है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाना चाहता है, और Cr क्या करता है, हाँ Cr क्या करेगा, Cr को जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाना है ना, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाना है, तो बस बन गया ना ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मतलब लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, दे कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। चलो लिख लेती हूं, लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है, ऑलराइट, ये भी हमें समझ आ गया है, ग्रेट। आगे बढ़ते हुए, अच्छा, अकाउंट फॉर Cr+2 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाई इज Cr+2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जस्ट टोल्ड यू, Cr+2 इज अ स्ट्रॉन्ग, और ये देखो CBSE 2020 में आया हुआ है ना, Cr+2 is a strong reducing agent because it has the tendency to go to its +6 oxidation state, है ना, +2 से Cr+2 has a tendency to go to +6 stable oxidation state, accounting for strong reducing agent, है ना। देखो, सारी चीजें आप लोगों को लिख लिख के पढ़ा दिया जा रहा है ना, मतलब अब सारी चीजें एकदम फिंगर टिप्स में, आपको बस पढ़ना है और आपको एग्जाम हॉल में चले जाना है, ठीक है। चलो, ये हम लोगों ने समझ लिया है, अब कुछ और चीजें सॉल्व कर लेते हैं। ये बताओ, आउट ऑफ Mn2O7 V2O3 CrO V2O5 द बेसिक ऑक्साइड्स आर, ओ मैं एक चीज मिस कर गई, एक चीज मिस कर गई, चलो कोई बात नहीं, आई गिव यू सम टाइम, आप इसका आंसर सोचो, इसके बाद जो है मैं आप लोगों को बताती हूँ एक चीज, ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, बताओ। सोचो सोचो, थोड़ी देर सोचो, तब तक मैं ऐसा करती हूँ कि मैं थोड़ा जरा सा पानी पी लेती हूँ, है ना। फाइव, 4, 3, 2, 1, चलो देखो, ये हमें समझना जरूरी है कि ऑक्साइड्स इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर बेसिक, ठीक है, ये मैं यहां पे लिख देती हूं, ऑक्साइड्स
in lower oxidation states are more basic, ठीक है, आर मोर बेसिक। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे, देखो V2O3 एंड CRO के सबसे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कम आएगी। आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आता है ना सबको, आता है कि नहीं आता है? चलो मैं एक का दिखा भी देती हूँ, है ना, एक का दिखा देती हूँ। देखो V2O3 अगर मैं लूं और इसका मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट करना है, ठीक है, तो मैं V को जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पानी है मुझे, है ना, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, तो इसको मैं X पकड़ लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2X हो जाएगा, है ना, 2X माइनस लिख लेते हैं यहाँ पे। अब ऑक्सीजन के पास क्या होता है, -2 होता है, -2, है ना, तो 3 2 6, तो -6 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब माइनस ऑलरेडी लिख लिया है तो यहाँ पे 6 लिख दिया मैंने। तो अब x क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो x इज विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, मतलब x इज इक्वल टू 3। तो ये जो है ये यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, ठीक है, V2O3 वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, इस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। सिंपल अरिथमेटिक है बच्चा, जो बचपन में हम लोगों ने मैथ्स पढ़ा था ना, वही है। ये रहा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, इस तरह से निकालते हैं। तो इस तरह से जब आप सबका निकालोगे, देखो Mn जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, और ये तो चलो छोटा है, लेकिन ये बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी देखो V2O5 +5 पे जैसे ही चला जाएगा ये एम्फोटेरिक हो जाता है, ये बेसिक नहीं रहता, एम्फोटेरिक हो जाता है। और यहाँ इस एम्फोटेरिक केस में भी क्या होता है कि इट इज मोर एसिडिक देन बेसिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है एसिडिक भी हो जाता है, बेसिक भी हो जाता है, लेकिन V2O5 even though it is amphoteric, it has more acidic characters than basic, ठीक है, तो ये भी नहीं है। अब देखो V2O5 अगेन एम्फोटेरिक हो गया, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, लेकिन V2O3 और CRO की अगर हम बात करें तो दिस डज मेक आवर पॉइंट, और यही हमारा आंसर हुआ, यही हमारा आंसर हुआ, ठीक है। ऑलराइट, चलो 2-3 और सवाल कर लेते हैं। नाउ give reason for the following. Copper does not displace hydrogen acids. The copper does not displace hydrogen from acids. क्यों? क्यों? थोड़ी देर पहले देखा था ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला, याद है? कॉपर हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बस कॉपर हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, hence it cannot displace hydrogen, hence it cannot displace hydrogen from acids. देख सक रहे हो कि ये भी जो है CBSE 2020 में आया हुआ है ये सवाल, तो ध्यान रखना बच्चा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और, assign a reason for the following. Both O2 and F2 stabilize high oxidation state of transition metals, but the ability of oxygen to do so exceeds that of fluorine. ये मैंने क्या बताया था, oxygen can form multiple bonds, है ना, oxygen can form multiple bonds which makes it superior, can form multiple bonds which makes it superior, ठीक है, यही आंसर है। इसका आंसर हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, तो यहाँ पे मैंने फट से लिख दिया है, ठीक है, ये आप लोगों को भी पता होगा। अच्छा अब हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये थोड़ा आसान है बच्चा, ये थोड़ा आसान है, तो चलो एक बार समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक।
अब डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? डायमैग्नेटिक का मतलब होता है वो सब्सटेंसेस विच आर रिपेल्ड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। लिख लेते हैं, ठीक है? सब्सटेंसेस that are repelled by applied magnetic field. Applied magnetic field, ठीक है? ऑलराइट, ये हो गया हमारा डायमैग्नेटिक, मतलब ये अट्रैक्ट नहीं होता है बेसिकली, ठीक है? अब पैरामैग्नेटिक क्या होता है? पैरामैग्नेटिक जो होते हैं, चलो इसमें कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें और साफ साफ समझ आ जाए, ठीक है? सब्सटेंसेस दैट आर अट्रैक्टेड बाय substances that are attracted by applied magnetic field. उनको बोला जाता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है? इनको बोला जाता है पैरामैग्नेटिक। अब हम आते हैं हमारे तीसरे वाले इस पे, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक ना बच्चा वो होते हैं जो क्या करते हैं, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है कि पैरामैग्नेटिक यहां है और पैरामैग्नेटिक का ही 10 फोल्ड्स मान लो वो हो गया फेरोमैग्नेटिक, ठीक है? सब्सटेंसेस दैट आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, सब्सटेंसेस that are strongly attracted, that are strongly attracted by magnetic field. उनको बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक। मतलब ऐसा मान सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक का ही एक स्ट्रॉन्गर, एक वेरी स्ट्रॉन्ग वर्जन इज फेरोमैग्नेटिक, ठीक है? हम ऐसा मान सकते हैं, ठीक है? अब जो है देखो, ट्रांजिशन मेटल आयंस एंड देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हमने देखा ना, बहुत सारे लोगों के पास, सारे लोग नहीं सॉरी, बहुत सारे जो ट्रांजिशन मेटल्स है, स्पेशली अगर हम 3D की ही बात कर ले तो 3D में क्या होता है? स्कैंडियम 1, टाइटेनियम 2, वेनेडियम 3, क्रोमियम 4, मैंगनीज 5, आयरन के पास कितने हो गए? फिर आयरन के पास फिर 4 हो गया, है ना? तो इस तरह से सबके पास ही जो है, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के वजह से इनके पास वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। ये पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं? व्हाई डू दे गेट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट? क्योंकि इनके पास वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जो इसका फॉर्मूला है ना, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने की जो फॉर्मूला है वो कुछ बनती है हमारी n+2 रूट ओवर पूरा, और इसको हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है? म्यू इज इक्वल टू n+2। अब आप पूछोगे कि मैम ये n क्या हो? मैम ये n क्या होता है? ये n क्यों है यहाँ पे? तो n इज इक्वल टू कुछ नहीं बच्चा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तो बात हो रही थी, ऊपर भी वही लिखा हुआ है, तो बस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारा बन जाता है n, ठीक है? ऑलराइट, आ गया समझ सब लोगों को? इतना काफी है, ठीक है? अब एक और प्रॉपर्टी जो है, आई थिंक इसके बाद हमारा प्रॉपर्टी खत्म हो रहा है, नहीं उसके बाद फिर कैटालिसिस भी है, उसके बाद हम चलेंगे प्रिपरेशन पे। तो ध्यान, बैठना यार, और थोड़ी देर बैठ जाओ, समझ आ जाएगा सारी चीजें। देखो, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, ये जो 3D वाले सीरीज होते हैं ना, सिर्फ 3D वाले ही नहीं, सारे ही बेसिकली, सारे ही हम बोल सकते हैं, ये सारे के सारे ये क्या करते हैं? ये कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। मतलब इनकी जो कंपाउंड्स होती है ना, इनकी कंपाउंड्स को अगर आप देखोगे तो वो कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, कलर्ड होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कॉपर सल्फेट .5H2O, है ना? वो क्या होता है? ब्लू कलर का होता है, बहुत ही प्यारा सा, है ना? ब्लू विट्रियोल इसको बोलते हैं, बहुत ही प्यारा सा कलर होता है। पता है क्यों होता है? क्योंकि डी ट्रांजिशन। अब ये डी ट्रांजिशन क्या है वो भी आप पूछोगे, तो ये समझो बच्चा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करके एक चैप्टर है, हो सकता है उसमें आपने पढ़ा होगा कि ये जो है ये T2G से EG पे चढ़ जाते हैं, है ना?
डी ऑर्बिटल्स को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, याद होगा आप लोगों को। जैसे ये अगर देखो मैंने लिखा यहाँ पे, ये हमारा एक मेटल है, ठीक है, ये एक मेटल है, इसको जैसे ही लिगैंड्स अप्रोच करते हैं तो ये क्या होता है, इनकी स्प्लिटिंग होती है ना। अब यहाँ नीचे होता है आपका T2G 1 2 3, नीचे आपका होता है यहाँ पे T2G और यहाँ पे होता है आपका EG, यहाँ पे होता है आपके पास दो बॉक्स ऐसे। तो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना, अब इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेगा, वो जंप करके यूं इस तरह से ऊपर आ जाएगा। दैट इज द नेक्स्ट एनर्जी लेवल दैट इज अवेलेबल फॉर दिस एटम, फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, है ना। उसके पास जो एनर्जी लेवल जो खाली है यहाँ पे जाने के लिए एक्साइटेड होके वो EG है। तो दोनों ही तो D के ऑर्बिटल के अंदर ही है ना। ये EG जो है ये भी D ऑर्बिटल में है, T2G जो है वो भी D ऑर्बिटल में है। तो हो क्या रहा है, D ऑर्बिटल से ही D ऑर्बिटल में जंप किया जा रहा है, D से D में ही जंप हो रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे, D से D में जा रहे हैं। और इसी को बोला जाता है DD ट्रांजिशन, ठीक है, इसी को बोला जाता है DD ट्रांजिशन। अब थोड़ा आगे जब हम पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि मैंगनीज है ना, मैंगनीज को अगर आप देखोगे ना तो मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है। किसमें होता है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अब देखो जरा मैंगनीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगी हद। मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2, 5 + 2 7। अब +7 मतलब इसने सातों के सातों इलेक्ट्रॉन्स गवा दिए, सातों के सातों इलेक्ट्रॉन्स गवा दिए। इसका मतलब हो जाता है कि ये बन जाता है 3d0 4s0 4s भी 0। तो इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहाँ पे कौन कलर दे रहा है। अब इस वक्त क्या होता है, मैंगनीज को ऑक्सीजन से कुछ चार्ज मिलता है और वो चार्ज ट्रांसफर के वजह से आपको एक पर्पल कलर का पिगमेंट दिखता है पोटेशियम परमैंगनेट में। तो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर दिखता है। और ऐसे भी कुछ जगह होते हैं जहां पे आपको DD ट्रांजिशन की वजह से कलर्ड कंपाउंड्स दिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ CuNH3 2+, ये लिख लो, ये देखो ये DD ट्रांजिशन की वजह से हो रहा है, ठीक है, CuNH3 4 2+, ठीक है, ये जो है ये DD ट्रांजिशन की वजह से कलर लेके आता है। और यहां पे जो है आप पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जांपल याद रखना, क्योंकि यहां पे आपको पोटेशियम परमैंगनेट में कलर दिखता है सिर्फ और सिर्फ चार्ज ट्रांसफर के वजह से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हुए, ये भी हम लोगों को समझ आ गया है। कलर्ड कंपाउंड्स का यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है जो आप देख सकते हैं कि देखो स्कैंडियम 3+, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास। Sc3+ मतलब 3d0 4s0, कलरलेस है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो कलर कहां से आएगी, कलर होगी ही नहीं। Ti4+ को भी देखो कलरलेस रहेगा। Ti4+ का मतलब क्या हो जाएगा, 4s2 3d2 था तो चारों इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, कलरलेस हो गया फिर से। Ti+3 लेकिन पर्पल कलर का है, V4+ देखो ब्लू कलर का है, V3+ देखो ग्रीन कलर का है। तो ऐसे चार्ट दिया गया है और वैसे ये NCERT से ही है, तो ये आपकी किताब में भी आपको मिल जाएगा, जस्ट गो थ्रू कर लेना, ठीक है, जस्ट गो थ्रू कर लेना। और यहाँ पे एक और चीज नोटिस करना, ये देखो Zn2+ भी जो है वो भी कलरलेस है, लेकिन बाकी के पास देखो कलर है। जहां जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वहां वहां आपको कलर दिखेगा, वहां वहां आपको कलर दिखेगा, ठीक है। इतनी बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हुए अब एक और चीज समझते हैं कि यार ये कॉम्प्लेक्स बड़ा फॉर्म करते हैं, है ना, ये लोग जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्म करते हैं, क्योंकि एक तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी साइज हो गई छोटी, है ना, एटॉमिक रेडिया इनकी आगे बढ़ते बढ़ते आप देखते हो कि छोटी 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 होती रहती है। दूसरा हमें दिखता है कि इनके पास है हाई आयोनिक चार्जेस तो इनके पास एकदम खतरनाक है, भरपूर मात्रा में इनके पास चार्जेस। और तो और इनकी d ऑर्बिटल जो है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब d ऑर्बिटल्स कहीं ना कहीं इनको खाली भी मिल रहा है, अवेलेबल मिल रहा है इनके पास। और इसी वजह से ये जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। चलो एक और एग्जांपल देती हूँ। अच्छा अभी अभी मैंने बताया था ना CuNH3, ये देखो CuNH3, इसको मैं दोबारा लिखती हूँ यहाँ पे 4 2 लिखा था ना, हाँ 2+, सॉरी 2+ हो जाएगा, 2+ था कि माइनस था, नहीं 2+ था, ठीक है। और दूसरा एक और एग्जांपल देती हूँ, ये देखो PtCl4 2-, ये देखो ये है कंपाउंड्स, मतलब वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा ही यहाँ पे आप फिट कर सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये भी हो गया है हमारा। अब हम आते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी पे।
ये क्या करते हैं, कैटालिसिस का मतलब क्या होता है, कैटालिसिस का मतलब होता है ये खुद नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, हमेशा जो है ये खुद से नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, बट बहुत बार ये क्या करते हैं कि ये आते हैं रिएक्शन में और जो है रिएक्शन को फास्ट करवा के फिर चले जाते हैं, रिएक्शन को फास्ट करवा देते हैं और खुद वहीं का वहीं वैसे ही निकल के आ जाते हैं। समझ आया? मान लो एक जगह पे ट्रैफिक बहुत है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, अब ट्रैफिक पुलिस क्या करेगा, वो सीटी मारेगा, किसी को जाने बोलेगा, जल्दी जल्दी जाने बोलेगा, वहां से ट्रैफिक हटा दिया, लेकिन ट्रैफिक पुलिस खुद तो वैसे ही के वैसे रहा। क्या उन्होंने भी खुद ट्रैफिक में भाग लिया? नहीं, नहीं लिया ना। तो ठीक इसी तरह ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो भयानक वाली वेरिएबल थी ना, कहां +2 से +3 +4 +5 +6 +7 सब दिखा रहे थे। सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होती है ना, लार्ज सरफेस एरिया होती है, और ये कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म कर जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी तो शो करते ही है। अब जैसे आप देखो V2O5 है ना, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है ये एक प्रोसेस है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमने पढ़ा था, ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी में है हमारे पास। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ये कैटालिसिस का काम करता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इसको कैटालिसिस का काम करना होता है। फिर देखो निकल को, निकल भी होता है, निकल भी जो है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में काम करता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, उसमें निकल काम करता है ना, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में निकल काम करता है। ठीक है, इतने सारे चीज हम लोगों को समझ आ गया। थोड़ा ओवरलोड हो रहा है ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा ओवरलोड हो रहा है, बट ठीक है, प्रॉपर्टीज बहुत सारी है, क्या ही कर सकते हैं हम, हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, कैटालिटिक बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, हमें पढ़ना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हुए, अब इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्म कर लेते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स देखो ज्यादा भारी भरकम सा टॉपिक नहीं है, इसमें क्या होता है कि अभी मैंने बताया था इनकी स्मॉल रेडियाई होती है, तो छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लैटिस फॉर्म कर जाते हैं। जब बहुत सारे एटम्स एक साथ होते हैं तो ये लैटिस फॉर्म कर जाते हैं। अब उस लैटिस में छोटा छोटा कहीं ना कहीं गैप भी रहता है, और उन गैप्स में जो है बहुत ही छोटे एटम जैसे कि हाइड्रोजन का हो गया या कार्बन का हो गया या नाइट्रोजन का हो गया, ये जाके ना वहां टैप हो जाते हैं, ये जाके क्या करते हैं वहां पे ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो एग्जांपल देती हूं आपको, TiH 1.7, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो स्टोइचियोमेट्री को बिल्कुल फॉलो ही नहीं कर रहा है ना। ए हाइड्रोजन 1.7, 2 नहीं भाई, 1 नहीं, ये 1.7 हाइड्रोजन कैसे बॉन्डेड है? तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ हाइड्रोजन जो है वो इंटरस्टिशियली अवेलेबल है, वो इंटरस्टिशियली अवेलेबल है, इंटरस्टिशियली जो है ये बॉन्डेड है। एक और एग्जांपल देती हूं, देखो VH 0.56, ऐसा हो सकता है क्या 0.56 हाइड्रोजन आप ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते ना, लेकिन ये होता है। क्यों? ये स्टोइचियोमेट्री को बिल्कुल फॉलो नहीं करते, क्योंकि ये इंटरस्टिशियली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियली बॉन्डेड होने के वजह से ये इस तरह से पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनका कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। चलो, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी जो है यहां पे मैं लिख देती हूं कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, दूसरा देखो मैं बताती हूं आपको, दूसरा क्या होता है कि दे आर हार्ड, ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं ये लोग, तो यहां पे लिख देते हैं वेरी हार्ड। ठीक है, तीसरा क्या होता है बताओ, तीसरा क्या हो सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है, दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन कार्बन या नाइट्रोजन के आने की वजह से इनकी मेटालिक कंडक्टिविटी जो है वो छूट गई, तो दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, मेटालिक कंडक्टिविटी इनकी वैसी की वैसी रह जाती है। ठीक है, ठीक है, और चौथा एक और कैरेक्टरिस्टिक हम लिख लेते हैं, और चौथा कैरेक्टरिस्टिक हम क्या लिखेंगे, दे आर केमिकली इनर्ट। ठीक है, केमिकली इनर्ट होते हैं ये। ठीक है, केमिकली ये इनर्ट होते हैं, बस बात खत्म। ये हमारे 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए एलॉय फॉर्मेशन। अब एलॉय और इंटरस्टिशियल कंपाउंड सेम है क्या? नहीं,
एलॉय में क्या होता है कि ये बिल्कुल घुल मिल जाते हैं, है ना, ये ब्लेंड हो जाते हैं, ठीक है, ये ब्लेंड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। और इट फॉर्म एलॉय बिकॉज ऑफ सिमिलर रेडियाई। देखो सबका रेडियाई जो है वो काफी काफी सेम है, ठीक है, क्या होता है कि काफी काफी सेम होता है, और इसीलिए जो है, इसीलिए ये ऐसे पाए जाते हैं। इट फॉर्म्स अलॉयज बिकॉज ऑफ सिमिलर रेडियाई एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल। समझ आ गया? तो कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि हो गया आपके पास ब्रास, दूसरा आपके पास देखो बी से एक और नाम होता है, बी से क्या होता है एक और, ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज में क्या होता है बच्चा, कॉपर और टिन होता है, ब्रॉन्ज में होता है कॉपर और टिन, है ना। और ब्रास में क्या होता है, कॉपर और क्या होता है, किसी को पता है? कॉपर और जिंक होता है, ठीक है, कॉपर और जिंक होता है, ठीक है, कॉपर और जिंक होता है। चलो ये भी काफी है, ठीक है। अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक वही होती है कि दे आर वेरी हार्ड। पहला, यार ये माइक का वायर जो है ना ये फंस रहा है, सॉरी, ठीक है, ये पहला वाला होता है कि दे आर हार्ड, वेरी हार्ड, ठीक है। अब दूसरा क्या हो सकता है बताओ, मेल्टिंग पॉइंट का क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली हाई रहेगा, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है इनकी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और इंडस्ट्रियली दे आर वेरी नेसेसरी, ठीक है, इंडस्ट्रियली इनको क्या बोलते हैं, वो वर्ड क्या था, इंपॉर्टेंस, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, हाँ, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस इज हाई, बस, ठीक है, ये हो गया है हमारा यहां तक का कैरेक्टरिस्टिक। अब चलो ये एग्जांपल कर लेते हैं, ये एक सोल्यूशन करते हैं। The magnetic nature of elements depends on the presence of unpaired electrons. Identify the configuration of transition element which shows highest magnetic moment. क्या लगता है बच्चा, क्या लगता है यहाँ पे आंसर क्या होगा, बताओ आंसर क्या होगा इसकी? हाँ, the magnetic nature of elements depends on the presence of unpaired electrons, है ना। unpaired electrons यहाँ पे सबसे ज्यादा है 3d5 का, तो ऑब्वियसली 3d5 विल हैव द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है। चलो कुछ सवाल कर लेते हैं, देखो, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, Cu2+ salts आर कलर्ड while Zn2+ salts आर white। ये तो बहुत ही आसान है। Cu2+ कॉपर की वो क्या है, Cu कॉपर की एटॉमिक नंबर है 29, है ना, नहीं, हाँ, कॉपर की एटॉमिक नंबर है 29, तो 29 का मतलब होता है 4s2 3d9, तो Cu+2 पे भी जो होगा 3d9 होगा। तो 3d9 की अगर मैं ऑर्बिटल यहाँ पे ऐसे बनाऊं, देखो एक बार, 1 2 3 4 5, है ना, तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब देखो हम जिंक की देखते हैं, Zn+2 को जरा देखो, Zn+2 क्या हो जाएगी, 3d10 हो जाएगी। अब 3d10 को अगर मैं यहाँ पे बनाती हूं तो मेरे पास क्या रहेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। और कलर कहाँ से आती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आती है, बस, तो इसमें इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये कैसे ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बस बात खत्म। अब दूसरा देखो, E0 वैल्यू फॉर Mn3+ Mn2+ कपल इज मच मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ Cr3+ Cr2+। ये भी आप लोगों को पता है इसके आंसर। चलो ये मैं सेकंड वाला यहाँ पे कर देती हूँ, अच्छा ये तो मैंने कर दिया है, दूसरा वाला करती हूँ। Mn3+ वही सेम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला बच्चा, Mn+2 का जो है 3d5 है, हाफ फिल्ड, ठीक है, जबकि Mn+3 को अगर हम देखते हैं तो वहां पे होता है 3d4, नॉट स्टेबल, दिस इज नॉट स्टेबल, और इसी वजह से जो है E0 वैल्यू हाई हो जाती है, ठीक है, E0 वैल्यू मच मोर पॉजिटिव, E0 वैल्यू मच मोर पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर हम Cr की देखें तो देखो Cr की क्या हो जाएगी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम एस 24,
तो 24 का मतलब हो जाएगा कि 3d4 नहीं 3d5 ही होता है, 3d5 ही होता है ना। क्रोमियम का भी जो है, क्रोमियम का होगा 3d5 4s1, ठीक है। अब अगर मैं Cr को +2 स्टेट पे रखूंगी तो +2 स्टेट पे ये रहेगा 3d4, ऑलरेडी ये प्लस, देखो ऑलरेडी ये जो है 3d4 पे है। अब इसको अगर मैं Cr +3 पे लेके जाऊं तो ये हो जाएगा 3d3, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इसने D से 1 इलेक्ट्रॉन गवाया या 2 इलेक्ट्रॉन गवाया, इसको तो फिर भी स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली, वो हाफ फिल स्टेबिलिटी तो इसको कतई नहीं मिलेगी, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 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 क्या कहते हैं उसको, रिफ्रेनमेंट, जो रेजिस्टेंस है ना, वो हमें यहाँ पे ज्यादा दिखता है, ठीक है। ऑलराइट, रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे ज्यादा दिखते हैं, एंड दैट माय डियर स्टूडेंट इज द रीजन, ठीक है। ऑलराइट, चलो अब हम पढ़ेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, अब ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिकल है ना, स्पेशली इन लेदर इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एजो कंपाउंड्स जो होते हैं उनके प्रिपरेशन में भी ये काम आता है एज एन ऑक्सीडेंट, ठीक है। एज एन ऑक्सीडेंट इसको जो है यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ प्रिपरेशन फॉर एजो कंपाउंड्स, ठीक है। अब ज़रा इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। ऑब्वियसली मैंने कहा था कि प्रिपरेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रिपरेशन से काफ़ी बार कई सवाल आ जाते हैं। तो प्रिपरेशन में हमें सबसे पहले जो है हमें लेना होता है क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर कौन सा है? ये है हमारा क्रोमाइट ओर बच्चा लोग, ठीक है। ये है FeCr2O4 जो है, ये है हमारा क्रोमाइट ओर। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं सोडियम क्रोमेट में। कहाँ कन्वर्ट करते हैं? सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट करते हैं। तो सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए इसकी जो रिएक्शन है वो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए, देखिए हम क्या करेंगे, 4FeCr2O4 ले लेते हैं हम, ठीक है। ऑलराइट, और इसके साथ हम क्या करेंगे, हमें सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट करना है ना, तो कुछ तो सोडियम वाला लेना पड़ेगा, कुछ तो सोडियम वाला कंपाउंड लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है कि 8Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट जो है हमने वो ले लिया, ठीक है। और हम साथ में जो है कुछ ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। हमने साथ में कुछ ऑक्सीजन ले लिया, तो ये भी याद रखना कि साथ में 7 ऑक्सीजन हमने ले लिया, देखा है ना, तो ये याद रख लेना है। अब इसमें से हमें मिलेगा क्या? इसमें से हमें मिलेगा 8Na2CrO4, हमें मिलेगा सोडियम क्रोमेट। तो इसको मैं जरा दूसरे कलर में लिखती हूँ प्रोडक्ट को, ताकि आप यहाँ पे समझ जाओ, क्योंकि एरो यहाँ है, लंबा रिएक्शन है तो मैं लिख नहीं पाऊंगी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 8Na2, ठीक है, CrO4 मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? 8Na2CrO4, ठीक है। CrO4 मिल गया हमें, ठीक है। और साथ में हमें क्या मिलेगा, अब तो बस बैलेंस करने की बात है यहाँ पे, और साथ में हमें मिल जाएगा 2Fe2O3 मिल जाएगा हमें, है ना। और हमें जो है यहाँ पे ऑक्सीजन था, तो साथ में हमें मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड भी, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है यहाँ पे सोडियम क्रोमेट, ठीक है। अब सोडियम क्रोमेट को हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड स्टेप जो है, हम इसको अभी डाइक्रोमेट में बदलेंगे। क्या करेंगे हम? इसको अभी डाइक्रोमेट में बदलेंगे हम, ठीक है। तो चलो ये वाला भी रिएक्शन मैं आपको बता देती हूँ। देखो, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू डाइक्रोमेट। देखो एक स्टेप, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इसको कर रहे हैं। सबसे पहले हमने सोडियम क्रोमेट लिया, अब सोडियम क्रोमेट को जो है हम डाइक्रोमेट में बदलेंगे। तो ये भी देखो हमने ये लेना है हमें, ठीक है। तो हमने ये ले लिया है, क्रोमेट ले लिया, Na2CrO4 हमने ले लिया है। साथ में अब इसको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसको बस आपको क्या करना है, इसको फिल्टर करना है। पहले इसको आप फिल्टर करते हो, फिल्टर करके आप इसको लेते हो और एसिडिफाई करते हो, इसको एसिडिफाई विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लिख लेते हैं H+ का मतलब ही है एसिडिफाई हो गया, है ना। H+ का मतलब ही है ये एसिडिफाई हो गया। जैसे ही आप इसको एसिडिफाई करोगे, दोबारा से प्रोडक्ट को मैं ग्रीन कलर में लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ जाओ। जैसे ही आप इसको एसिडिफाई करोगे, अब आपको मिल जाएगा डाइक्रोमेट। ये देखो कैसे मिलता है, Na2Cr2। अब क्या होगा, O4 रहेगा? क्या लगता है? नहीं, O4 तो नहीं रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास O7, ठीक है। और साथ में हमें मिल जाएगा Na+, ठीक है। देखो Na+ मिल जाएगा हमें, ऑलराइट, Na+ मिल जाएगा, और हमें मिल जाएगा
H2O, ठीक है, तो 2Na प्लस प्लस हमें मिल जाएगा H2O, ठीक है। ऑलराइट बच्चा लोग, इतना हमें समझ आ गया है, इतना हमें समझ आ गया, ग्रेट। अब हमें क्या करना है, इस सोडियम डाइक्रोमेट को, क्या हमारा एंड प्रोडक्ट सोडियम डाइक्रोमेट होना था? नहीं, हमारा एंड प्रोडक्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट है। तो जाहिर सी बात है, अब इसको कुछ किसी पोटेशियम कंपाउंड के साथ हम ट्रीट करेंगे है ना, तो चलो पोटेशियम के साथ ट्रीट कर देते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, डाइक्रोमेट ले लेते हैं, ठीक है, तो Na2Cr2O7 हमने ले लिया। अब कौन सा वाला पोटेशियम वाला कंपाउंड ले, KCl ले लेते हैं, ठीक है, KCl आसान है, मिल भी जाता है हर जगह, तो 2KCl ले लिया हम लोगों ने। अब जैसे हम लोगों ने KCl लिया, अब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। चलो ये भी दिखा देती हूँ मैं, ठीक है, K2Cr2O7 मिल जाएगा हमें, ये देखो K2Cr2O7 मिल जाएगा हमें, ठीक है, ऑलराइट। और साथ में क्या मिलेगा, देखो Na तो बच गया और Cl भी बच गया, तो NaCl, ठीक है, NaCl मिल जाएगा, बैलेंस कर देते, 2NaCl मिल जाएगा हम लोगों को, 2NaCl मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है ना, बस इतनी सी बात है। तो सबसे पहले हमें जो है क्रोमाइट ओर लेना है, क्रोमाइट ओर को हमें सोडियम क्रोमेट में बदलना है, सोडियम क्रोमेट को हमने सोडियम डाइक्रोमेट में बदलना है, और फाइनली सोडियम डाइक्रोमेट को हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट में बदलना है, और बस हमारा प्रिपरेशन तैयार है, ठीक है। आ गया समझ सब लोगों को, ग्रेट। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो दोनों का, ठीक है, ये हो गया आपका क्रोमेट आयन, ये हो गया है आपका क्रोमेट, ठीक है, और ये जो है आपका है डाइक्रोमेट, ठीक है, ये जो है आपका है डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट आयन। अब डाइक्रोमेट आयन में आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ब्रिज भी बन रहा है, CrO का आपको एक ब्रिज भी बनते हुए यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना एवरीबॉडी, ग्रेट। चलो ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये भी हम लोगों को समझ आ गया। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, बॉन्ड एंगल जो है इनके बीच में वो है 126 डिग्री, 126 डिग्री की इनकी बॉन्ड एंगल बनती है, ठीक है, और जो है इनकी काफी ग्रेटर सॉल्युबिलिटी होती है पानी में, ठीक है ना, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो काफी बढ़ जाती है इन वाटर, ऑलराइट। और पोटेशियम डाइक्रोमेट तो आप लोगों को पता ही है कि इट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है, स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इसका यूज होता है बहुत सारा। तो एनीवे अब आगे बढ़ते हैं बेसिकली यहाँ से, ठीक है। अब इसका समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। इसकी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन को हम समझते हैं, एसिडिक मीडियम में इसकी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन जो होती है वो कैसी होती है। देखो इसमें भी बेसिकली रिएक्शन ही हमें याद करना है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं ये वाला आयन Cr2O7 वाला हम आयन ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने आयन बोला तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 माइनस ले लिया हमने, ठीक है, 2 माइनस, और एसिडिक मीडियम है तो ये देखो 14H प्लस लिख लिया, एसिडिक मीडियम हमारा मिल गया है, ठीक है, ऑलराइट, एसिडिक मीडियम हमें मिल गया है। अब चलो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स भी ले लेते हैं, ठीक है, ऑलराइट। अब हमें क्या मिलेगा, अब हमें मिलेगा 2Cr3 प्लस हमें मिलेगा प्लस 7H2O मिलेगा, ठीक है, ये देखो 2Cr3 प्लस 7H2O, ये हमारा बनेगा रिएक्शन, मोटा मोटा हमारा ये रिएक्शन जो है बन जाएगा, ठीक है, ऑलराइट, समझ आ गया है सब लोगों को, ठीक है। चलो बेसिकली ये क्या होता है कि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, यस। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे पोटेशियम परमैंगनेट को, समझने की कोशिश करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम पायरोलुसाइट ओर लेते हैं, ठीक है। पहले वाले में हम क्रोमाइट ओर लिया था, यहाँ पे हम पायरोलुसाइट ओर लेंगे, और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और जहाँ पे आपको ब्लीचिंग करनी होती है ना, वूल की, कॉटन की, सिल्क की, ठीक है, तो टेक्सटाइल फाइबर्स, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, एंड फॉर ऑयल्स, बहुत सारे ऑयल्स को डी कलर करने के लिए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ब्लीचिंग के लिए, मतलब कलर को, टू गेट रिड ऑफ द कलर इट इज यूज, सो ऑब्वियसली ऑयल को डी कलर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड अगेन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये तो लिखा ही हुआ है, ये आप लोग देख ही पा रहे हो, है ना।
ठीक है, तो अब चलो इसकी भी समझ लेते हैं कि इसकी कन्वर्जन पायरोलुसाइट ओर से कैसी होगी। ठीक है, इसकी जो कन्वर्जन होगी पायरोलुसाइट ओर से, चलो ये भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है जी, तो ये देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पायरोलुसाइट ओर लेंगे। ठीक है, तो पायरोलुसाइट ओर जो है वो होता है MnO2। ठीक है, तो चलो ले लिया 2MnO2 ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, 2MnO2 लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको +4 KOH के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, +4 KOH कर दिया, तो साथ में क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन भी लेना पड़ेगा। पिछले वाले उसमें भी लिया था हम लोगों ने, तो यस सेम वे +O2 हमने ले लिया है। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या मिलेगा बच्चा लोग, अब हमें मिलेगा 2K2MnO4। ठीक है, क्या मिल रहा है हमें, 2K2MnO4, मतलब हमें चाहिए पोटेशियम मैंगनेट। यहाँ पे मिल रहा है हमें मैंगनेट, मैंगनेट मिल रहा है, पर मैंगनेट नहीं है, ये मैंगनेट मिल रहा है। ठीक है, और साथ में एज यू कैन सी यहाँ पे हमें मिल जाएगा H2O, है ना जी। ठीक है, यहाँ पे हमें मिल जाएगा H2O। अब देखो आगे क्या होता है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा इन न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम। ठीक है, न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में जो है यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन बोल ही नहीं पा रही हूँ, डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। ठीक है, तो बेसिकली अब हमें लेना है 3MnO4 2-। ठीक है, MnO4 2-। चलो एसिडिक मीडियम ले लेते हैं। ठीक है, एसिडिक मीडियम, तो इसका मतलब है कि 4H+ ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, और साथ में हमें मिल जाएगा यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या लगता है क्या मिलेगा, 2MnO4- मिलेगा। ठीक है, 2MnO4-। क्या सिर्फ इतना ही मिलेगा, नहीं, अब साथ में मिलेगा MnO2 भी, MnO2 भी साथ में मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, क्या लगता है, H2O मिलेगा ना भाई, यस H2O भी मिलेगा। यहाँ पे फिर से 2 लिख दिया। ठीक है, तो हो गया, ये हमें मिल गया। तो अब क्या प्रिपरेशन इतने में खत्म हो जाता है, नहीं भाई, अब कमर्शियल प्रिपरेशन की बारी आ गई। देखो खत्म नहीं हो रहा, ये चैप्टर काफी लंबा है। हाँ, तो अब हम आते हैं कमर्शियल प्रिपरेशन में। अब कमर्शियल प्रिपरेशन में देखो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे 2 रिएक्शन होते हैं। ठीक है, 2 रिएक्शन होते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो MnO2 लेंगे हम, ठीक है, MnO2 लेंगे हम, और यहाँ पे जो है हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये बन जाएगा MnO4 2-, मतलब मैंगनेट आयन बनेगा। कैसे, क्यों, इट विल बी फ्यूज्ड विथ KOH एंड ऑक्सीडाइज्ड विथ एयर और KNO3। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे ग्रीन कलर नहीं, चलो येलो कलर से लिखती हूँ। ठीक है, फ्यूज्ड विथ KOH और ऑक्सीडाइज्ड विथ एयर और KNO3। ठीक है, तो अब हमें क्या मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया था MnO4 2-, है ना, MnO4 2-। ठीक है, एक हो गया ये। अब ये MnO4 2- से हमें चाहिए पर मैंगनेट आयन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन एल्कलीन सोल्यूशन करवाते हैं। चलो तो ले लेते हैं हम ये MnO4 2-। ठीक है, और इसका हमने क्या क्या बोला, मैंने अभी इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन एल्कलीन मीडियम, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन एल्कलीन मीडियम। अब क्या मिलेगा हमें, अब मिल जाएगा हमें पर मैंगनेट आयन, जो कि होगा हमारा MnO4-। ठीक है, MnO4-। बच्चा जरा ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे देखो MnO4 2- है, जो कि हमारा मैंगनेट आयन है, और ये जो है MnO4-, ये हमारा पर मैंगनेट आयन है। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, ये हमारा मैंगनेट आयन है। ठीक है, ये हमारा मैंगनेट आयन है, और ये जो है ये हमारा पर मैंगनेट आयन है। ठीक है, ये हमारा पर मैंगनेट आयन है। ठीक है,
ऑलराइट, यहाँ तक समझ आ गया सब लोगों को? यहाँ तक सबको समझ आ गया? क्या बात यहाँ पे खत्म हो जाती? नहीं, अब हमें करना है लेबोरेटरी प्रिपरेशन। हाँ, ये तो बहुत लंबा चला जा रहा है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है ना, क्या कर सकते हैं? तो हम ये बोल सकते हैं कि पापा की करा पर मैंगनेट खत्म ही नहीं होता। जैसे एडवर्टाइजमेंट में बच्चे ने बोला था, पापा की करा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, यहाँ पेट्रोल क्या करें, पर मैंगनेट खत्म ही नहीं होता। ठीक है, अब चलो लेबोरेटरी प्रिपरेशन देख लेते हैं, जिसमें कि हमने मैंगनीज +2 आयन ले लिया है। ठीक है, मैंगनीज +2 आयन जो है वो ले लिया है, और साथ में जो है हम क्या करेंगे कि ये ले लेते हैं, पर ऑक्सो डाइसल्फेट ले लेते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं ये भी। ठीक है, 2Mn+2, और क्या लेना है हमें, पर ऑक्सो डाइसल्फेट, दैट मीन्स पर ऑक्सो डाइसल्फेट, मतलब 2 सल्फेट तो है और पर ऑक्सो है, तो इसका मतलब है कि ये बन जाता है S2O8, S2O8। ठीक है, तो चलो ये ले लेते हैं 5S2O8 2-। ठीक है, ये भी ले लिया, और साथ में ऑब्वियसली पानी तो चाहिए ही होगा ना, पानी थोड़े भूल जाएंगे। चलो लिख दिया यहाँ पे H2O। ठीक है, अब क्या मिलेगा हमें, अब मिल जाएगा हमारा जो भी हमारा प्रोडक्ट था, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल जाएगा पर मैंगनेट आयन हमें, तो 2MnO4- मिल जाएगा। ठीक है, साथ में हमें मिलेगा, ये देखो 10SO4 2-। ठीक है, 2- प्लस एक और चीज मिलेगी, क्या मिलेगी अभी, क्या मिलेगी हमें, H+ आयन बाकी है ना, तो वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये बनता है हमारा पूरा का पूरा रिएक्शन यहाँ पे। ठीक है, लेकिन क्या बात यहाँ पे खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो अब हम समझते हैं जरा कि ये हमारा बनता है टेट्राहेड्रल, क्या बनता है ये हमारा, टेट्राहेड्रल मैंगनेट आयन। ठीक है, ये हमारा है ग्रीन कलर का टेट्राहेड्रल मैंगनेट आयन। वैसे ये सारी की सारी चीजें आपके एनसीईआरटी किताब में है। ठीक है, मैंगनेट आयन है ना, और ये जो है देखो ये भी टेट्राहेड्रल है। ठीक है, ये भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन ये है हमारा परमैंगनेट, तो ये भी लिख लेते हैं टेट्राहेड्रल परमैंगनेट आयन। ठीक है, हो गया, ये दोनों का स्ट्रक्चर है। अब एक और चीज ध्यान दो कि ये जो हमारा परमैंगनेट है ना, ये जो हमारा परमैंगनेट आयन है, क्या आप देख सकते हो कि ये KClO4 जो है ना, KClO4 के साथ ये आइसोस्ट्रक्चरल है। आइसोस्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर हमारा जो है वो काफी सेम है यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो काफी हमारा यहाँ पे सेम है, ये समझ आ रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये जो है ये आइसोस्ट्रक्चरल है। ठीक है, ये हमारा आइसोस्ट्रक्चरल है। ठीक है, देखो KMnO4 इज आइसोस्ट्रक्चरल टू KClO4। ठीक है, ऑलराइट। चलो बच्चा चमक गया तो जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कि इजी पीजी बिरयानी इज टेस्टी। चलो आगे बढ़ते हुए अब हम जरा समझते हैं। देखो मैंगनेट इज पैरामैग्नेटिक, लेकिन परमैंगनेट जो है वो डायमैग्नेटिक है। कैसे? Mn की क्या होती है, 25 होती है। 25 मतलब ये अगर मैं इसको 4s2 मानूं और इसको अगर मैं 3d5 मानूं, तो नहीं 3d5 नहीं लिखते, d लिख देती हूँ मैं बस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ये हमारा 3d है और ये हमारा 4s है, ये लिखते हैं। ये हमारा है 3d और ये है हमारा 4s, तो सब जगह लिख लेती हूँ ये तो। ठीक है, ये तो सेम होना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Mn25 मतलब 3d5 4s2, तो ये हो गया हमारा 2 और ये रहा हमारा 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे Mn है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 1 2 3 4 5 6, ये गया। यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और हमने पढ़ा था कि पैरामैग्नेटिज्म अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, तो बस 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। लेकिन +7 में तो 0 होगा ना, +7 में तो 0 होगा ना, ये जो है ये भी चला जाएगा। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन ओनली, इनफैक्ट नो अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसी वजह से ये हमारा बन जाता है पैरामैग्नेटिक, ये हमारा बन जाता है पैरामैग्नेटिक, और ये हमारा है डायामैग्नेटिक। ठीक है, ये बन गया हमारा डायामैग्नेटिक। आ गया समझ? ठीक है, ये तो बहुत ही आसान था, है ना, ये बहुत ही आसान था। चलो ये हम समझ आ गया। अब देखो इसके हमें कुछ और केमिकल रिएक्शंस जो है वो हमें पढ़ने पड़ेंगे, तो ये हम जरा ध्यान से पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। बहुत हो गया, बहुत लंबा क्लास चल गया है ना, तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। चलो, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में जो इनकी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन होती है उसको हम पढ़ते हैं। कैसे आयोडाइड को जो है ये आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। देखो आयोडाइड को जो है ये आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। देखो क्या करेंगे हम, 10I- होगा हमारे पास। ठीक है, ऑलराइट, और इसके साथ हम क्या करेंगे, MnO4 माइनस ले लेते हैं, प्लस 2MnO4 माइनस, पर मैंगनेट आयन ले लिया हमने। ठीक है, और एसिडिक मीडियम बता रहा है तो हमने क्या किया, यहाँ पे H प्लस ले लिया है। ठीक है, अब हमें मिलेगा क्या बच्चा, अब हमें मिलेगा, ये देखो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 2Mn2 प्लस। ठीक है, और साथ में हमें आयोडीन मिलना चाहिए था, आयोडीन मिलना चाहिए था, तो वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 5I2 मिल जाएगा हमें, और साथ में क्या मिलेगा, 5H2 नहीं सॉरी 8H2 मिलेगा हमें, 8H2O। बस ये हो गया हमारा एक रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा एक रिएक्शन। अब दूसरा देखते हैं, देखो कैसे, फेरस टू फेरिक कर देगा, फेरस टू फेरिक कर देगा। फेरस टू फेरिक समझते हो ना, फेरस टू फेरिक क्या होता है, 2 प्लस से 3 प्लस कर देगा, है ना, 2 प्लस से 3 प्लस कर देगा। चल इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी हम लेते हैं 5Fe2 प्लस, साथ में क्या लेना है, ऑब्वियसली परमैंगनेट आयन लेना है, तो MnO4 माइनस। देखो आसान है ये, याद हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए, तो चलो 8H प्लस ले लेते हैं। अब हमें मिलेगा क्या, क्या मिलेगा हमें, हाँ Mn2 प्लस का तो मिल ही जाएगा, है ना, Mn2 प्लस हमें मिल जाएगा, प्लस हमें क्या मिलेगा, अब हमें मिलेगा 5Fe3 प्लस मिल जाएगा, और साथ में हमें क्या मिलेगा, H2 तो मिलना ही है ना, तो बस 4H2O मिल गया। ये था हमारा रिएक्शन। ठीक है, अब ऐसे ही दो और है, देखो ऑक्सिलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, एक है ऑक्सिलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर। चलो ये दोनों भी कर लेते हैं। देखो आपके एनसीईआरटी बुक में और दो है, एनसीईआरटी में है सल्फरस एसिड और सल्फाइड टू सल्फेट, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड में कैसे कन्वर्ट होता है ये भी है। और दूसरा एक और है जो आपके एनसीईआरटी किताब में है, वो है नाइट्राइट इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट। तो वो दोनों आप देख लेना, बट बेसिकली सेम चीज है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 लिख दिए हैं, बाकी के 2 आप खुद से पढ़ सकते हो। ठीक है, इतना भी टफ नहीं है। चलो ये भी लिख लेते हैं, ऑक्सिलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या बोला मैंने, ऑक्सिलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई ऑक्सिलेट की क्या फॉर्मूला होती है, C2O4, है ना, तो 5C2O4 2 माइनस ले लिया। ठीक है, और साथ में क्या लेंगे हम, परमैंगनेट आयन, तो 2MnO4 2 माइनस ले लेते हैं, है ना, MnO4 माइनस ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, एसिडिक मीडियम है, तो बस एसिडिक मीडियम ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, मिलेगा क्या, सेम वही चीज 2Mn2 प्लस। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें H2O भी मिल जाएगा, है ना, तो चलो H2O भी लिख दिया हम लोगों ने, H2O भी मिल जाएगा। और हमें क्या मिलना है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा, यहाँ पे इसको बैलेंस कर देंगे, बस हमें मिल जाएगा 10CO2 मिल जाएगा हमें, बात खत्म। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे मिलता है H2S। ठीक है, अब H2S को क्या है कि हमने ब्रेक कर दिया, देखो H2S को हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो 2H प्लस और क्या मिलेगा भाई, H2S है, क्या मिल सकता है 2H प्लस S2 माइनस, यस S2 माइनस। ठीक है, ये मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है, देखो हाइड्रोजन सल्फाइड था, इसको हमें सल्फर में कन्वर्ट करना है ना, तो अब हम क्या करेंगे, हम S2 माइनस को ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो 5S2 माइनस प्लस
ऑब्वियसली MnO4, चलो MnO4 माइनस ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, ठीक है जी, ओके। और एसिडिक मीडियम तो चाहिए ही चाहिए, तो एसिडिक मीडियम कितना ले, चलो फिर से 16 ले लेते, ठीक है, 16 H प्लस आयोन ले लिया, मिलेगा क्या, मिलेगा क्या बता दो, आंसर बता दो। 2Mn2 प्लस तो मिलना ही है ना, 2Mn2 प्लस मिलना है, साथ में क्या मिलना है, और क्या लगता है H2O मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, H2O मिलेगा, ये देखो H2O मिल गया हमें, ठीक है। और क्या मिलेगा हम लोगों को, और क्या मिलेगा, 5s मिलेगा, बस 5s हो गया, मिल गया सल्फर हमारा, है ना, सल्फर मिल गया, बस खत्म। अब हम क्या करते हैं, जरा से न्यूट्रल या एल्कलीन मीडियम में, फेंटली एल्कलीन मीडियम में जो इनकी रिएक्शन होती है उसको भी एक बार समझ लेते हैं। देखो पिछले में क्या हुआ था कि आयोडाइड से वो आयोडीन बना था, अब ये बनेगा क्या, आयोडाइड से ये आयोडेट बनेगा, ठीक है, आयोडेट बनेगा। चलो ये भी देख लेते हैं, क्या करेंगे, 2MnO4 माइनस ले लिया है, ठीक है, और हमें क्या लेना है, I माइनस लेना है, I माइनस ले लिया, न्यूट्रल बोला है या फेंटली एल्कलीन बोला है तो पानी ले लेते, चलेगा ना, पानी ले लेते, ठीक है, प्लस H2O कर दिया। देखो मिलना क्या है बताओ, क्या लगता है क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, नहीं बच्चे इस बार थोड़ा सा अलग मिलेगा, इस बार मिलेगा MnO2, है ना, MnO2 मिलेगा, साथ में ये मिलेगा, ठीक है, और हमें मिल जाएगा, बस इतने में ही हमारी बात खत्म। सॉरी मैंने कुछ एक गलत आ रहा है, कुछ एक गलत आ, हाँ I3, इसको साफ लिख देती हूँ, रुक जाना एक मिनट, ये देखो, बस ठीक है, यही है हमारा, ठीक है। अब दूसरा जो है वो है थायोसल्फेट टू सल्फेट, ठीक है, क्या है, थायोसल्फेट टू सल्फेट। अब थायोसल्फेट क्या होता है, ये थायोसल्फेट क्या होता है, किसी को पता है, थायोसल्फेट होता है S2O3 2 माइनस, S2O3 2 माइनस, ठीक है, चलो ले लेते हैं, ठीक है, और क्या लेना है हमें, MnO4 माइनस, है ना, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे देख लो कंडीशन क्या है, न्यूट्रल या फेंटली एल्कलीन, ठीक है, तो H2O ले लेते हैं, अब क्या मिलेगा, अब क्या मिलेगा, अब ज़रा यहाँ से देख के बता देना है, यही सेम चीज़ मिलेगी, 8MnO2, ठीक है, और साथ में क्या मिल जाएगा, ठीक है, ऑल राइट, और फाइनली क्या मिलेगा यहाँ पे, OH माइनस मिलना चाहिए हम लोगों को, है ना, OH माइनस मिलना चाहिए, बस बस बात खत्म। अब यहाँ तक में फाइनली जाके जो है हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो हम एक दो सवाल कर लेते हैं, ये एक ही सवाल है आई गेस, एक सवाल कर लेते हैं उसके बाद हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो KMNO4 acts as oxidizing agent in alkaline medium when alkaline KMNO4 is treated with Ki, iodide ion is oxidized to, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, अभी पढ़ा था, IO3 माइनस ना, IO3 माइनस है ना, यस एग्जैक्टली अभी पढ़ा था, है ना। KMNO4 क्या करता है, ये देखो ये देखो ये देखो रिएक्शन हमारा, KMNO4 क्या करता है, ये देखो IO3 माइनस बन गया, IO3 माइनस हमारा, that's it, that was the question, ठीक है। and with this note we are almost at the end of it। चलो एक और लास्ट सवाल कर लेते हैं, give reason for in permanganate ion all bonds formed between manganese and oxygen are covalent, इसका क्या रीजन है, इसका क्या रीजन है, देखो ये समझना बच्चा, Mn यहाँ पे क्या होता है कि Mn जो है ना वो +7 स्टेट में है, अब +7 स्टेट में इसको सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को गवा देना बहुत हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट हो जाती है ना। टू लूज, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, टू लूज ऑल 7 इलेक्ट्रॉन्स, टू लूज ऑल 7 इलेक्ट्रॉन्स require high energy,
hence it forms covalent bonds. अब इससे अच्छा नहीं है कि ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर ले, जरा शेयरिंग हो जाए तो इसके लिए भी बेटर होगा, इतनी ज्यादा हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, है ना. तो बस दैट्स ऑल दैट हैपेंस. ठीक है, एंड सोल्यूशन मैंने लिख दिया है तो आप उसको देख लेना. अगला सवाल ये देख लो. व्हेन KMnO4 solution is added to oxalic acid solution, the decolorization is slow in the beginning but becomes instantaneous after some time. क्यों? क्यों? अच्छा, ये जो ऑक्सैलिक एसिड वाला जो था, ये जो ऑक्सैलिक एसिड वाला था, ये आपको याद है ना, अभी अभी थोड़ी देर में पढ़ाया था. तो क्या हो रहा था कि वहां पे 2Mn2+ की फॉर्मेशन हो रही थी, है ना. 2Mn2+ की फॉर्मेशन हो रही थी, है कि नहीं, है ना. अरे ये वाला जो रिएक्शन था ऑक्सलेट 2, ये वाला देख लो, ये वाला, ये देखो. हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2Mn2+ फॉर्म हो रहा है ना. तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप Mn2+ जब फॉर्म हो रही होती है तो पहले इनिशियली जो है वो बस फॉर्म हो रहा होता है ना. तो तब जो है रिएक्शन थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन जैसे ही ये फॉर्म हो जाता है ये क्या करता है कि डीकलराइजेशन को फास्ट प्रोसेस कर देता है. ठीक है, तो चलो यहां पे हम लिख देते हैं कि इनिशियली Mn2+ ions are just forming, but as soon as it forms, the reaction becomes instantaneous. The reaction becomes इंस्टेंटेनियस. ठीक है, ऑलराइट. तो इसका मतलब है कि Mn2+ क्या करता है, एक्ट एज ए ऑटो कैटलिस्ट. ये पहले बना और बनने के बाद खुद ही इसने क्या कर दिया, रिएक्शन को फास्ट कर दिया. तो इसका मतलब है कि इसने ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम किया और इसने खुद ही रिएक्शन को जो है फास्ट करवा दिया. ठीक है, एंड फाइनली विद दिस नोट माय डियर स्टूडेंट, आज का क्लास यहाँ पे समाप्त होता है. होपफुली कि आप लोगों को सारी चीजें समझ आई होगी. अगर कोई चीज समझ नहीं आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको क्या चीज समझ नहीं आई. मैं पर्सनली आपका वहां पे आंसर आपको वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगी और आपके डाउट का जो है वो भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो टाटा बाय बाय एवरीबॉडी. विद दिस नोट आई विल कम बैक फॉर द नेक्स्ट सेशन, दैट इज लेक्चर 3. प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच इट एंड सी यू ऑल द वेरी बेस्ट. बाय.